तो गुड मॉर्निंग। तो फिर लेक्चर 6 देखते हैं एनिमल न्यूट्रिशन का। लेक्चर 5 में हम लोगों ने ये इतना पढ़ा था, पिगलेट एनीमिया के बारे में पढ़ा था, राइट। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सल्फ़र पढ़ा था, इसमें ये अपन ने ये शॉर्ट फॉर्म्स बनाई थी। इसमें रेशोज़ पढ़ी थी, नाइट्रोजन टू सल्फ़र रेशो ह्यूमन डाइट में 10:1, वूल में 5:1, है ना। ये सब चीज़ें देखी थी। फिर एक कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, D3 के बारे में देखा था। और ये मेनली न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट कर दी थी फॉरेज वाइज कि रफेज का कंटेंट कितना होता है, कंसनट्रेट में क्रूड फाइबर, TDN, है ना, और क्या क्या फीड आते हैं उसके अंदर। और अब शुरू करते हैं, फीड रिक्वायरमेंट क्या रहती है पर एनिमल पर डे के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले जो है वो देखो, पहले इन दो का देखना, पर 100 kg दिया हुआ है। शीप छोटी सी है तो पर 100 kg तो हो नहीं सकता। बाकी इन सब का किस में दे रखा है, परसेंट में। सिर्फ 3 का कैटल बफलो का पर 100 kg है, शीप का पर kg है, बाकी सबका परसेंट में, ठीक है। जेबू कैटल में ड्राई मैटर, देखो कैटल जो होती है वो थोड़ा इम्पोर्टेंस कम रखती है इंडिया में, वाइल बफलो और क्रॉस ब्रीड कैटल का काउ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो उस हिसाब से इनका ड्राई मैटर इनटेक भी है। इसका अराउंड 2.5 से 3 kg पर 100 kg होता है। और उसका होता है 2 से 2.5 kg पर 100 kg, राइट। वाइल जो शीप का होता है, शीप का भी इतना ही रहता है, 2.5 से 3 kg पर पूरे दिन में, पर एनिमल पर डे। केजी वाले सिस्टम शुरू करे थे, देख लिए 2 से 2.5, 2.5 से 3, सिर्फ 2 ही रेंज है और 3 में डिवाइड हो रही हैं, 3 या 4 में कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस ब्रेड कैटल में भी आ रही है ना ये वाली रेंज। अभी जो नेक्स्ट है वो है कि देखो, शीप में देख लिया अभी, लैक्टेटिंग शीप, मीट गोट। सबसे पहले गोट रखते हैं, ठीक है, मीट वाला सबसे कम से शुरू करें फिर ज़्यादा लाते हैं। सबसे पहले कैमल रखते हैं, ठीक है, कैमल। फिर रखते हैं वर्किंग या फिर लैक्टेटिंग कैमल। फिर मीट गोट, लैक्टेटिंग शीप, लैक्टेटिंग या फिर डेयरी गोट। ये सबसे ज़्यादा होएगा क्योंकि इसका दूध सबसे ज़्यादा बिकता भी है। इन सब के बिकते भी तो नहीं है ना, तो इनमें कम ही रहेगा। शुरू करेंगे 2%, 3%, 3 से 4%, 4%, 5 से 7%। मीट गोट में और ये गोट में रेंज आएगी, बाकियों में सीधा परसेंट आएगा, 2, 3, 3 से 4, 4, 5 से 7, ठीक है। गोट में रेंज है, बाकी सब में ऐसे ही है। हो गया यार, बहुत आसान था याद करना, थोड़ा उससे बनाएंगे ना शॉर्ट फॉर्म से, तो याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। अभी मेंटेनेंस राशन कैसे रहता है। मेंटेनेंस राशन देखो ऐसे रहता है, जो आइटम रहती है, एक तो होती है, ये हो गया, ये रफेज हो गया, ये कंसनट्रेट हो गया। अभी जेबू कैटल जो नॉर्मल और वो क्रॉस ब्रेड के लिए 4 किलो तोड़ी डालते हैं पर डे में, बता रही हूँ, और 1 किलो कंसनट्रेट डाल देते हैं, ठीक है। और बफलो में 4 से 6 किलो और 2 किलो कंसनट्रेट, तो ये टोटल हो गया 5 kg। और ये 6, 7, 8, लगभग 8 kg के अराउंड। 400 किलो की भैंस होती है तो लगभग 8 kg तो देना ही चाहिए था ना यार, इतना कम कैसे हो कर दिया। ये मेंटेनेंस राशन है, इतना तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए। 4, 1, 4 से 6, 2, ठीक है, 1, 2 का फैक्टर ही रहता है। अभी प्रोडक्शन राशन कि अगर प्रोड्यूस कर रही है कुछ,
ठीक है, तो देखना 2.5 kg मिल्क, भैया कैटल का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो 2.5 kg मिल्क पे 1 kg कॉन्सेंट्रेट देते हैं, वही 2 kg पे 1 किलो कॉन्सेंट्रेट दे देते हैं बफलो या फिर क्रॉस ब्रेड में। अभी ये तो था प्रोडक्शन राशन। जेस्टेशन राशन ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर जेबू कैटल में कंसनट्रेट कितना देते हैं? 1.25 kg, वाइल बफलो में 1.75 kgs। ठीक है, हर चीज़ में ज़्यादा है ये। ठीक है, वाइल ये तो वही रहेगा कि 2.5 किलो की मिल्क प्रोडक्शन पे 1 kg और 2 किलो पे 1 kg, ये 1.25 1.75 ये जेस्टेशन है। Salt and mineral mixture should be given at the rate of 1% of the concentrate mixture, इसका 1% देना चाहिए। ठीक है, उतना डाल देना चाहिए, उतना ग्राम जितना भी आए डाल देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना चाहिए। तो ये चीज़ें याद हुई, फीडिंग रिक्वायरमेंट्स याद हो गए सभी के, 2 से 2.5, 2.5 से 3 की 2 रेंज, फिर 2 3, ठीक है 3 से 4 की रेंज में आता है गोट का, फिर 4 और 5 से 7 गोट के रेंज में आता है। और मेंटेनेंस राशन के लिए 4 किलो 1 किलो, प्रोडक्शन राशन के लिए देखा हमने, जेस्टेशन देख लिया है ना। 1% कंसनट्रेट मिक्सचर में क्या डालते हैं? सोल्ट और मिनरल मिक्सचर। आई बात समझ में? चलो अभी तो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कैटल फीड और डेयरी कंपाउंड फीड, ये जो भी हैं, ठीक है। अब इनका देखते हैं BIS टाइप 1, BIS टाइप 2 टाइप्स ऑफ डेयरी कंपाउंड फीड। तो क्रूड प्रोटीन कितना रहना चाहिए? टाइप 1 गोल्ड के हिसाब से और टाइप 2 BIS के हिसाब से। फाइबर भी, मॉइस्चर भी, ठीक है, ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछता यार। AIA इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो मॉइस्चर दोनों में मैक्सिमम रहना चाहिए 11%, ये भी देखो मैक्सिमम है, लेकिन क्रूड प्रोटीन का रेंज मिनिमम है। BIS में 22 गोल्ड में, और ये 22% क्रूड प्रोटीन मिल ही रहता है। फाइबर जो है इतना कम, सिर्फ 7%, उसमें 12%, 11% मॉइस्चर रहना ही चाहिए। अभी 11% मॉइस्चर और क्या कहते हैं 20 से 22% क्रूड प्रोटीन के बाद टोटल ड्राई मैटर इनटेक का 1/3 है। टोटल ड्राई मैटर इनटेक का 1/3 जो है वो कंसनट्रेट होता है और 2/3 जो होता है वो रफेज होता है। ठीक है, इसमें भी जो 2/3 और 1/3 जो आता है, ये आता है ड्राई रफेज और ये आता है ग्रीन रफेज, हरी घास। ठीक है, तूड़ी ये ड्राई रफेज में आ गई ना। ठीक है, लेकिन अगर ये जो ग्रीन फोडर है वो लेग्यूम है, तो रफेज का पता है कैसे जाएगा कि 1/4 हो जाएगा, ये सॉरी 1/3 है ना, तो 1/4 हो जाएगा ग्रीन रफेज और 3/4 हो जाएगा ड्राई रफेज। ठीक है, अभी कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी, अब इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इससे भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वाटर, प्रोटीन और ऐश कंटेंट ऑफ अ फैट फ्री एनिमल बॉडी का क्या रेशियो रहता है। अगर फैट नहीं है तो वाटर, प्रोटीन और ऐश का क्या रेशियो रहेगा? ये रहेगा 19:5:1। ठीक है, यानी कि 75% वाटर हो, 20 से 22% प्रोटीन तो हमें याद ही हो गया अभी BIS स्टैंडर्ड को देख के, 75% ये हो गया है ना, और 3% के अराउंड ऐश होता है। तो इसको डिवाइड बाय 3 करते हैं 1, तो अराउंड 3 5 15 होता है ना, और 3 6 18, तो ये 5 से कर रखा है इन्होंने, 15 लेके चले हुए हैं। 3 और ये भी 3% है, और इसका रेशो बना रहे हैं फैट फ्री में। तो ये इन्होंने कैसे रेशो बनाई है मेरे को समझ ही नहीं आई। देखो अगर इसको भी करेंगे ना तो देखना, ये 3 2 6 और 3 5, तो ये 25 बनता है, लेकिन ये 19 लिख रखा है, 19 5 1,
ये स्टैंडर्ड और की ना यही दिक्कत होती है कि ये वो तो देते हैं नहीं प्रूफ वगैरह कुछ ढंग का, बोलेंगे कुछ मारेंगे कुछ और रेशो कुछ और निकाल देंगे। टोटल बॉडी वाटर ऑफ एन एनिमल कितना रहना चाहिए? 60 से 70%। टोटल मिनरल कंटेंट कितना रहना चाहिए? 3%। जितना ऐश है उतना ही मिनरल कंटेंट है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फॉस्फोरस, सबसे कम मैग्नीशियम है, ठीक है, 1.33, 0.74 याद थोड़ी होंगे, लास्ट में जाते टाइम याद करने पड़ेंगे अब, है ना। और कैल्शियम फॉस्फोरस मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। एनिमल में अपन भी एनिमल है, कैल्शियम फॉस्फोरस का ही देखते हैं, भैंस का यही चेक करा रहे होते हैं अगर सीरम होता है तो। वही पोटेशियम थोड़ी कराते हैं, पोटेशियम और सिलिकॉन, कस्सी से काटते हैं ना प्लांट को, तो कस्सी से याद रख लो। सिलिकॉन और पोटेशियम ये किसका रहता है? प्लांट्स का रहता है। अभी ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, कुछ एक सबसे पहला है एनालिसिस है, इसमें प्रॉक्सिमेट एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले इसका है विंडी सिस्टम, ठीक है, भिंडी नहीं रखा है इसने, बस नाम विंडी रख दिया। विंडी सिस्टम ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, इसमें देखो क्या होता है। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इस बुक ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि क्या होता है। ये बहुत सारे वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं फीड के जो कि रिक्वायर होते हैं नरिशमेंट एनिमल बॉडी की। एनिमल बॉडी को नरिश करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसे कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। अब इसका नाम भी है, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, बाकी ये NFE, ऐश, ये आ जाता है। ये 6 कौन कौन से हैं ये आ भी जाएंगे उसमें फिलअप के अंदर। और ये विंडी ने दिए थे, भिंडी जैसे भिंडी नहीं लिखा बस, है ना। विंडी एक्सपेरिमेंटल स्टेशन था, ये भी आ जाता है। विंडी क्या था? साइंटिस्ट का नाम था, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन था भाई, जर्मनी का था। इंडिया में कोई इंडिया की चीज़ मान्यता ही नहीं होती, बाहर के सारे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, UK के, USA के, ये जर्मनी का। सिस्टम ऑफ एनालिसिस प्रपोज्ड, ये इसका नाम है सिस्टम ऑफ एनालिसिस। उनको लगा क्या सिस्टम ऑफ एनालिसिस, ये तो नॉर्मल से इंग्लिश होगी तो विंडी रख देते हैं, ठीक है। ये दिया था हेनबर्ग और स्टोमैन में, ये आ जाता है पेपर में मैच में। इधर आ जाएगा प्रॉक्सिमेट और इधर आ जाएगा हेनबर्ग और स्टोमैन, ठीक है। प्रो से याद मैच भी करना पड़ेगा इसको। अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आ जाता है पानी। पानी को कैसे एस्टिमेट करोगे? जो भी फीड सैंपल है ना उसको ड्राई कर दो, पहले वेट कर लो और ड्राई करने के बाद वेट कर लो, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। सर्कुलेंट रफ फेज में ये अराउंड 80% होता है। लेक्चर 1 याद करो, लेक्चर 1 में मैंने बताया था, ठीक है। और स्ट्रो में 10% ओनली, हे में 12 से 14%। बताओ, हे में स्ट्रो से ज़्यादा है ना। फिर आ जाता है ईथर एक्सट्रैक्ट, EE, जिसको हम मेजर करते हैं सॉक्स हेल्थ एपरेटस। ये आता है फिलिप्स में या उसमें कि क्रूड प्रोटीन किससे मेजर होते हैं? जेल, डाल, सॉक्स, लेड, मॉफिल, फर्नेस, ये 4 आ जाएंगे। उसका आंसर ये रहता है जेल, डाल है। ईथर एक्सट्रैक्ट का क्या रहता है? सॉक्स हेल्थ एपरेटस। सारे के सारे ईथर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि फैट, विटामिन्स, कैरोटीन, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स, मतलब कि जितने भी ईथर सोल्यूबल होते हैं ना, ईथर में कौन कौन सोल्यूबल? मेनली फैट। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, फैट एस्टिमेशन, फैट को किससे अलग करते हैं? तो सॉक्स हेल्थ एपरेटस ही होता है उसका आंसर, ठीक है। विटामिन्स हो गए, ठीक है, ADE फैट सोल्यूबल विटामिन्स। कितनी बार मैं रिवीजन कराऊँ इसकी, फिर भी पेपर में गलत करके आएंगे बच्चे। कैरोटीन, ठीक है। कोलेस्ट्रोल, छोले से कोलेस्ट्रोल, छोले भटूरे, वैक्स। अभी आ जाता है क्रूड प्रोटीन, जेल, डाल, एपरेटस। नाइट्रोजन कंटेंट ही तो देखते हैं, ये फैक्टर पूछ लेते हैं भाई प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में, कौन सा फैक्टर यूज़ होता है? नाइट्रोजन कंटेंट जितना भी आएगा ना फीड में उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे भी 14% ही होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम
100 डिवाइड बाय 14 करेंगे ना तो ये 50/7, मतलब मैं निकालने का तरीका बता रही हूँ, लेकिन ये 14 तो नहीं हुआ, 14%। अच्छा वो तो कुछ और ही कैलकुलेट करने का वो था, ये अलग है। क्रूड प्रोटीन नाइट्रोजन को 6.25 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ थी, इतना % नाइट्रोजन होता है, सॉरी, उसके लिए मैंने थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को। अभी क्रूड फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर में क्या होता है, खाना खा रहे हो, रोटी चटनी वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो जो कि इजीली डाइजेस्टिबल भी नहीं है, रोटी कम खाया करो। इसके एग्जांपल क्या है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन। अभी नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ईजीली डाइजेस्टिबल। पता है कैसे निकलता है, टोटल में से ये सारे माइनस कर देते हैं, वो NF ही बच जाता है, ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका एनालिसिस नहीं आता, इसको कैलकुलेट करते हैं, तभी इसका कोई मेथड भी नहीं लिखा। अभी ऐश को क्या है, ऐश बना देंगे फर्नेंस में, जो ऐश बन गया 600 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए, ठीक है। ये क्योंकि ये एनर्जी कंटेंट ऑफ द फीड को कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट, एनर्जी कंटेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तभी हम इसका परसेंटेज भी ज़्यादा वो मायने नहीं रखते, याद रखना। अभी देखो फीड सैंपल में या तो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर हमने उड़ा दिया, पानी उड़ा दिया, अभी बच गया ड्राई मैटर, ठीक है। ड्राई मैटर में 2 तरीके की होगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हो गया है ना। अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इसमें आ गया एसिड, इनसोल्यूबल ऐश आएगी, क्योंकि ऐश आएगी इनऑर्गेनिक मैटर को मैश बनाएंगे, एक आएगी एसिड सोल्यूबल ऐश, आसा, ठीक है, AIA। और ऑर्गेनिक में आएगा नाइट्रोजिनस, नॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस क्रूड प्रोटीन, ठीक है, क्रूड प्रोटीन में ट्रू प्रोटीन, NPN सोर्स, और वही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, पता है क्यों किया था, क्योंकि वह नाइट्रोजन कंटेंट ये वाला था मेरे ख्याल से, है ना। और बाकी के EE, CF, NFP नॉन नाइट्रोजनस में आ गए। देखो 1 2 3 4 5 और एक पानी अलग 6। आगे अपने को अभी टेबल से ये 6 चीज़ें याद हुई थी, अभी हमने एक बारी एक तो निकाल ली मॉइस्चर से और ड्राई मैटर इनटेक से, फिर हमने लिख लिया कि हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्रूड प्रोटीन करना है, ठीक है, क्रूड फाइबर करना है, इधर एक्सट्रैक्ट करना है, NFE करना है, ठीक है, ऐश उसमें आ जाएगी, CP नाइट्रोजिनस, ये 3 नॉन नाइट्रोजिनस, ये दोनों ऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक में ही चल रहा है, एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल। समझ में आया इतना। अभी ये एसिड डिटर्जेंट फाइबर और ये सोल्यूबल, ये सब चीज़ें नेक्स्ट में देखेंगे। अगर अभी देखने लगे तो वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, और जो पिछला पुराना ये समझ में आया है ये भी भूल जाओगे, है ना। तो फिर इसमें अपन ने कितना कुछ याद कर लिया, देखो ड्राई मैटर याद करे अपन ने, प्रोडक्शन राशन याद किया, जेस्टेशन राशन याद करा, है ना, BIS देखिए, इतना कुछ तो हमने देख लिया कि 2/3 रफ एज ये, और ये 1/4 हो जाता है, 3/4 हो जाता है जब लेग्यूम्स हो, ठीक है। कॉम्पोजिशंस देखी हमने इतनी सारी, और तो और ये भिंडी पड़ा इतना सारा, 6 प्रिंसिपल इसकी, और इसका क्लासिफिकेशन पड़ी 6, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मफिल, फर्नेस, जेलर, इतना एक ही वीडियो से याद रख लो, वो बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। ये डिटर्जेंट वैन सॉक्सेट मेथड को रिवाइज करेंगे, ठीक है, डिटर्जेंट मेथड जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आता है वो मैं कल ही बताऊँगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।